नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे न्यूज एट वन, आपके साथ मैं कुणाल गोस्वामी। और आज की तमाम बड़ी महत्वपूर्ण इन हेडलाइंस पर हम विस्तार से एक एक करके चर्चा करेंगे, ग्राउंड जीरो का भी रुख करेंगे और बेहद खास मेहमानों से आपको इस पूरे अगले सेगमेंट में रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं संभल हिंसा की, जो लगातार ग्राउंड जीरो पर तो कहा जा रहा है कि शांत हो रही है। शासन प्रशासन ने तमाम चीजों को कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन राजनेता हैं जो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला संभल हिंसा को लेकर आज लखनऊ में जमकर राजनीति देखी गई और उस राजनीति के किरदार थे कांग्रेस के तमाम नेता। तो संभल जाने के लिए कांग्रेस का डेलीगेशन अड़ा हुआ है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर तमाम भारी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात किए गए। कांग्रेसियों को संभल जाने से रोकने की तैयारी पूरे प्रशासन ने रखी। बाकायदा प्रशासन की तरफ से नोटिस भी दिया गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर धरने पर बैठे कांग्रेस के नेता और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें संभल की तरफ से, संभल प्रशासन की तरफ से नोटिस मिला है, हम अभी नहीं जा रहे हैं। वहां पर 10 तारीख तक जाने पर पाबंदी है, उसके बाद हम जाएंगे। तो तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता कल से ही रणनीति के तहत बैठे थे, इस बात को सोचकर कि संभल जाएंगे, तमाम लोगों से सीधा संवाद करेंगे और संभल वासियों के दिल के दर्द को समझने की कोशिश भी करेंगे। पिछले दिनों हमने समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी देखा था माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में, लेकिन उनको भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर संभल जाने पर कई कांग्रेसी नेता अड़े रहे। अजय राय को आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ पुलिस की जमावड़ा, जहां पर पुलिस की उन्हें रोकती नजर आई। इसके बाद अजय राय को बाकायदा नोटिस जारी किया गया प्रशासन की तरफ से। वो नोटिस की तस्वीर भी आपके सामने। और इसी बीच संभल में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर प्रशासन कोई भी चूक करने को अब तैयार नहीं, क्योंकि पिछले दिनों संभल में जो जामा शाही मस्जिद है, वहां पर सर्वे के बाद जो हिंसा भड़की, उस दौरान शासन प्रशासन पर लूपहोल को नजरअंदाज करने का आरोप लगा। लिहाजा प्रशासन ने पूरी स्थितियों को काबू करने की बात कही है। धारा 163 बीएनएस की लागू है, बाहरी लोगों पर प्रवेश वर्जित है। लेकिन संभल के अंदरूनी हालात ठीक बताए जा रहे हैं। जानकारी यह मिल रही है कि स्कूल कॉलेज यथावत खुल रहे हैं, आज भी खुले, बाजार खुल रहे हैं, इंटरनेट पर लगी पाबंदी रोक दी गई है और बहरहाल राजनेता वहां राजनीति ना करें, इसलिए इस बात को लेकर आश्वस्त किया गया है। लेकिन अब जो स्थितियां हैं उस पर विस्तार से नजर डालते हुए कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से तस्वीरें आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि संभल को लेकर जो हिंसा की स्थिति बनी है उस पर अब ताजा स्थिति क्या कुछ कह रही है। तो संभल हिंसा का आज 9वां दिन है, राजनीति जमकर हो रही है। न्यायिक आयोग की टीम, बीते दिन हमने देखा 3 बेहद खास लोग पहुंचे, उन्होंने तमाम इलाकों का दौरा किया और रिपोर्ट बनाने के सिलसिले को आगे बढ़ा दिया है। उस टीम ने हिंसा वाली जगह का निरीक्षण भी किया था और इस बात को सुनिश्चित किया था कि शासन प्रशासन के निर्देश में तमाम चीजें दुरुस्त रहें। अब जामा मस्जिद की ये टीम जामा मस्जिद भी गई थी, हिंसा वाली जगह भी गई, उस जगह भी गई जहां पर गोलियां चली, पत्थरबाजी हुई। हर चीज को बहुत गौर तरीके से देखा और उसके बाद मूल्यांकन किया गया है। मुरादाबाद के कमिश्नर से भी न्यायिक आयोग की टीम ने बातचीत की, साथ ही साथ डीएम और एसपी सभी ने इस घटना के बारे में, जो न्यायिक आयोग की टीम है, रिटायर्ड जज, हाईकोर्ट जज के नेतृत्व में जो काम कर रही है, उसको बताया। तो तमाम चीजें आपके सामने। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से पूरा मामला अड़ा हुआ है, अभी भी वो कह रहे कि अभी भी हमें मौका मिले हम चले जाएंगे। और इसी आज राजनीतिक गतिविधियों के बीच हमारे संवाददाता ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, देखिए आप।
और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहें News@1। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो कांग्रेस का संभल कूच आज लगातार सुर्खियों में बना रहा और इसी क्रम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर संभल ना जाने को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि अगर संभल में सब कुछ ठीक है तो संभल जाने की इजाजत राजनीतिक दलों को क्यों नहीं दी जा रही। इसी बीच कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि अगर संभल में सब कुछ ठीक है तो कांग्रेस हो, सपा हो या हर राजनीतिक दल हो, उसको जाने की वहां पर इजाजत दी जानी चाहिए। इसी बीच क्या कुछ कहा अजय राय ने, आपको सुनवाते हैं। संभल को प्रतिनिधि मंडल जो है प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में जाने वाला था और खासतौर पे यहाँ डिटेन कर दिया गया, बाहर फोर्स भी लग गई है और इस वक्त अजय राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या चीज थी आज सुबह आपको जाने का था? अभी 12-15 को भी अपडेट की गई है मीडिया को, किस तरह से, क्या पुलिस रोक रही है आपको? नहीं, ये हम सब लोग रात से यहीं पे हैं कार्यालय पे और पूरी तरीके से इन्होंने जानबूझकर ये इस तरीके से रोकने का प्रयास ये कर रहे हैं। जैसा मुझे पता चला, मैं तो अभी बाहर नहीं गया हूँ और ये पहले से अनाउंस था कि 2 तारीख को हमको जाना था वहां पे और प्रतिबंध 30 तारीख तक लगाया था, इसलिए हमने 2 अनाउंस किया था। बाद में पता चला कि 30 को बढ़ा के 10 कर दिया। तो आज देखिए हम लोग प्रयास करेंगे गांधीवादी तरीके से जाने का। अगर आज नहीं जाने देंगे तो जब समय मिलेगा तब जाएंगे, जब प्रतिबंध हटेगा तब जाएंगे और जनता की वहां की जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत होंगे। जिस तरीके का अत्याचार अन्याय वहां सरकार ने किया उससे हम अवगत होंगे और जो आज जिस हत्याएं की गई हैं, जिस तरीके से लोगों के वहां पूरी एक विभत्स कार्रवाई किया है पुलिस ने, उससे हम अवगत होंगे और नेताओं को अवगत कराएंगे। आराधना जी को डिटेन कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया, उनको निकलने नहीं दिया, तो यही स्थिति लग रहा है कि आपकी भी क्रिएट हो जाएगी अभी। अब देखिए जो भी हो, हम लोगों ने पहले से अनाउंस किया तो हम जाने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा ना कि जब भी प्रतिबंध हटेगा तब जाएंगे और जाएंगे जरूर और वहां की जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत होंगे और अपनी जो वहां के लोगों को प्रताड़ित किया गया है उनकी मदद भी करेंगे। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा भी दिया जाए और उनको निश्चित तौर से उनको जो क्षतिपूर्ति उनकी की जाए। बीजेपी नेताओं ने हमारे चैनल पे ये कहा है कि खासतौर पे अब तो बाकायदा न्यायिक जांच भी होगी, उसकी गठन भी हो गया, तो इस तरह से विपक्ष क्यों हंगामा कर रहा है? नहीं, देखिए हंगामा नहीं है, हम जाकर वस्तु स्थिति से अवगत होकर अपने लीडरशिप को बताना, जनता को बताना हमारा काम है। न्यायिक जांच जो हो रही है उसमें भी मेरा आग्रह है कि उसमें सिटिंग जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय के जज हैं उनसे कराएंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा सब चीजें सामने आएंगी और ज्यादा वो न्यायपूर्ण रहेगा। आखिरी सवाल है, डीजीपी उत्तर प्रदेश ने अभी बयान दिया है कि कांग्रेस की नेता बेमतलब वहां जा रहे हैं, वहां पे स्थिति अब तनावपूर्ण जो थी वो खत्म हो गई, अब शांति व्यवस्था वहां कायम हो चुकी, माहौल खराब करने का क्यों काम कर रहे हैं? नहीं, अगर वहां माहौल शांत हो चुका है तो हम शांत माहौल में तो जाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं जाने देना चाहते? इसका मतलब है कि पूरी सरकार ने जो अत्याचार अन्याय किया है और जिस तरीके से वहां पर सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से ये दंगे करवाए हैं और इसको छिपाना चाहती है, हम सब लोग जाकर सद्भाव की बात, शांति की ही बात करेंगे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिनका साफ कहना है कि हम तो शांति व्यवस्था कायम करने में अगले कदम बढ़ाते रहेंगे और वहां पे जाके स्थिति को और कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, मगर यहां पर हमें रोका जा रहा है। अभी 12-15 पे ये खास तौर पे निकलने वाले हैं तो स्थिति क्लियर होने वाली है। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ रहा लखनऊ, जेके न्यूज। संभल तो सुना आपने कांग्रेस का संभल कूच का लेकर आज दिन भर का घटनाक्रम क्या कुछ कहता नजर आया। लेकिन एक तरफ कांग्रेस के नेता हैं जो संभल कूच करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ किसान हैं जो दिल्ली कूच की तैयारी में है, जिसके चलते आज दिल्ली एनसीआर में पूरी ट्रैफिक व्यवस्था चरमराती नजर आई। किसानों का दिल्ली कूच मुख्य रूप से कई मांगों को लेकर है, जिसमें एमएसपी के साथ साथ भूमि अधिग्रहण का मुद्दा भी शामिल है। साथ ही साथ किसानों के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ और मांगे रखी गई हैं। बीजेपी लीडर कहते नजर आ रहे हैं, मुख्य रूप से हरियाणा हो या राजस्थान हो, कि किसानों के पास कुछ काम नहीं, लिहाजा वो इस तरह से राजनीति कर रहे हैं। बहरहाल बड़ी खबर, जहां पर नोएडा के किसानों का दिल्ली कूच सामने आया। किसानों को रोकने की पूरी प्रशासन ने तैयारी की। बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात भी नजर आया। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर 4000 पुलिसकर्मी तैनात नजर आए। तो नोएडा एक्सटेंशन, यमुना अथॉरिटी और नोएडा एक्सप्रेसवे, ये 3 ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन की मुस्तैदगी नजर आई और एक ही कोशिश थी कि किसानों को दिल्ली कूच से रोका जाए।
तो 6 दिसंबर से 2 और संगठन दिल्ली मार्च की तैयारी में हैं। कुल 5 मांगों को लेकर 20 जिलों के किसानों का दिल्ली कूच सामने आ रहा है। तो अधिकृत भूमि का मुआवजा 4 गुना करना हो, नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत उन्हें मुआवजा मिले, ये भी तमाम चीजें हैं। सर्कल रेट को लेकर भी बात सामने आई है। साथ ही साथ भूमिधर भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार पुनर्विकास का लाभ मिले, ऐसी बहुत सारी कुल 5 से 6 मांगे हैं जो किसान आयोग किसान संगठन की तरफ से रखी गई है। तो आज दिन भर की ये 3 तस्वीरें, जहां पर किसानों का दिल्ली कूच, कई इलाकों का लंबा जाम और बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा, ये बता रहे हैं कि किस तरह की तैयारी शासन प्रशासन की रही ताकि दिल्ली में हालात इस तरह से बेकाबू ना हो। बहरहाल तब भी जाम की तस्वीरें निकलकर सामने आई, जबकि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी दी गई थी कि चाहे महामाया फ्लाईओवर वाला इलाका हो, नोएडा एक्सटेंशन हो, नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी, इन इलाकों का इस्तेमाल आम जनमानस ना करे, मेट्रो का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करे अगर उनको दिल्ली एनसीआर में ट्रैवल करना है। तब भी ये तस्वीरें आपके सामने। लेकिन अब किन जिलों के कौन कौन से किसान संगठन हैं जो मार्च निकाल रहे हैं, वो अब आपके सामने दिखा रहे हैं कि कौन कौन से किसान संगठन हैं जो दिल्ली कूच के तहत आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो भारतीय किसान परिषद यानी बीकेपी, भारतीय किसान मजदूर मोर्चा केएमएम और संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम, ये 3 महत्वपूर्ण किसान संगठन हैं जो इस वक्त दिल्ली चलो कूच के तहत किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं। 2 और किसान संगठन हैं जो 5 तारीख को इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करेंगे। बहरहाल किन किन जिलों के जो किसान हैं वो इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, वो भी आपके सामने। बात गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और आगरा सहित 20 जिलों के किसान यहां पर सामने आए हैं, आगे बढ़ रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं वो किसान की वो कौन कौन सी मांगे हैं जिसको लेकर किसान संगठनों का दिल्ली कूच सामने आ रहा है। ये 3 से ज्यादा किसान संगठन, 20 जिलों से ज्यादा पहुंचे किसान, वो कौन कौन सी मांगे हैं जिसको लेकर अब दिल्ली चलो की रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, वो आपको एक एक करके ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। तो अब एक एक ग्राफिक्स आपके सामने ला रहे हैं, बताते हैं कि आखिरकार किसानों की जो दिल्ली कूच की मांग है वो आखिरकार कहती क्या है। सबसे पहले डिमांड की 1 जनवरी 2014 के बाद अधिकृत भूमि का 4 गुना मुआवजा दिया जाए, पहली मांग। दूसरी मांग ये कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत उनको मुआवजा भी मिले। तीसरी मांग ये कह रही है कि गौतम बुद्ध नगर जिले में 10 साल से सर्कल रेट भी बढ़ाया नहीं गया है, उसे बढ़ाया जाए। नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ जिले में लागू हो, उनका फायदा मिले। जमीन अधिग्रहण के बदले 10% विकसित भूखंड भी उन्हें दिया जाए। अगली डिमांड ये कहती है कि किसानों की 64.7% दर की हिसाब से उन्हें मुआवजा मिले। तो कुछ महत्वपूर्ण मांगे। इसके अलावा अगली मांग ये कह रही कि जो भूमिधर हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, उनके बच्चों के भविष्य को संरक्षित करते हुए उनके बच्चों को रोजगार मिले, पुनर्विकास का उनको लाभ भी मिले। इसके अलावा अगली मांग है कि हाई पावर जो कमेटी है उसकी सिफारिशों को लागू किया जाए। इसके अलावा आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण भी किया जाए। तो कुल मिलाकर कुछ महत्वपूर्ण मांगे जो किसानों की तरफ से सरकार के सामने रखी जा रही हैं, जिसको लेकर आज हमने किसानों का दिल्ली कूच देखा, जिसकी वजह से जो दिल्ली एनसीआर के आम लोग हैं वो काफी हद तक परेशान होते हुए नजर आए। उज्जवल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उज्जवल, किसानों का दिल्ली कूच आज लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी मौजूदगी इस वक्त किस जगह पर है और जिस तरह से किसानों के दिल्ली कूच की वजह से जो आम जनजीवन प्रभावित हुआ है दिल्ली एनसीआर के लोगों का, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है?
बिल्कुल देखिए कुणाल, अगर आप देखेंगे तो किसान एक बार फिर से जो है वो दिल्ली कूच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और खास तौर पर अगर आप बात करेंगे दिल्ली और नोएडा बॉर्डर की, तो वहां पर महामाया जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं किसान सारे एकत्रित हो चुके हैं। लेकिन अगर आप नोएडा पुलिस की बात करेंगे तो नोएडा पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी कीमत पर जो वहां पे तमाम किसान इकट्ठे हुए हैं उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और इसके साथ साथ देखिए तकरीबन आप ये कहेंगे कि 4,000 से ज्यादा जो है वो पुलिसकर्मियों को वहां पर तैनात किया गया है। और इसके साथ आरएएफ की जो टुकड़ी हैं वो भी तैनात की गई हैं। इसके अलावा 3 लेयर की बैरिगेटिंग जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है, ताकि कोई भी जो किसान है वो दिल्ली की ओर जो है आगे ना बढ़ जाए। लगातार आपने दर्शकों को बता दिया है कि किस तरीके से जो किसानों की मांगे है वो क्या प्रमुख मांगे और किन मांगों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। अभी फिलहाल देखिए जो है सिर्फ दिल्ली नोएडा बॉर्डर जो है वो कहीं ना कहीं उसी को पूरी तरीके से किसानों ने घेरा हुआ है। और वहीं से जो रूट्स है वो पूरी तरीके से डाइवर्ट कर रखे हैं। घंटों लंबा जाम जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो बेहद ही ज्यादा स्लो हो चुकी है। नोएडा पुलिस के साथ साथ जो है वो दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी जो है एडवाइजरी जारी की गई है। कुछ मार्गों को बताया गया कि जो आम दिल्ली वासी हैं उन मार्गों को वहां से जाने से बचे, क्योंकि वहां पर लंबा जो भयंकर जाम है लोगों को वो देखने को मिल रहा है। और देखिए फिलहाल अभी यही स्थिति यहाँ पर नहीं रुकने वाली है, क्योंकि आपने जैसे दर्शकों को जानकारी दी कि आज 2 दिसंबर है। आज दिल्ली कूच का जो है वो दिल्ली और नोएडा बॉर्डर की तरफ से हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो दिल्ली और जो शंभू बॉर्डर है दिल्ली का जो कहीं ना कहीं हरियाणा की तरफ से जुड़ता है, वहां से भी जो है किसान 6 दिसंबर की तरफ जो है वो दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ेंगे। तो यानी किसान जो है फिलहाल अभी अपनी मांगों के लिए जो है वो अड़िग दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं अपनी रणनीति जो है उन्होंने उसमें बदलाव किया है। हाई लेवल्स की मीटिंग भी कई बारी हो चुकी है, लेकिन मीटिंग में कोई भी चीजें बाहर निकलकर सामने नहीं आई हैं। 5 उनकी प्रमुख मांगे हैं जो आपने दर्शकों को बता दी हैं। लेकिन उनका कहना है कि अब जिस तरीके से दिल्ली में शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो वो दिल्ली में आकर यहाँ से पैदल मार्च निकालना चाहते हैं। जो नया संसद भवन है वहां तक जाना चाहते हैं, लेकिन उनको किसी भी तरीके से दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाएगा। चाहे आप हरियाणा बॉर्डर की बात कर लीजिए, चाहे आप फिर दिल्ली नोएडा बॉर्डर की बात कर लीजिए। दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। दिल्ली पुलिस ने जो दिल्ली के बॉर्डर जहां पर लगते हैं वहां पर भी अपनी अतिरिक्त सुरक्षा जो है वो तैनात कर दी गई है। यानी दिल्ली पुलिस ने अपनी अपनी तरफ से लगभग पूरी तैयारी कर ली है। कुणाल, चलिए शुक्रिया आपका उज्जवल, हमारे साथ सीधे दिल्ली से ही जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक बताने के लिए। तो किसानों के दिल्ली कूच के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर या जनसंख्या वृद्धि को लेकर कहा जाए तो इस वक्त 2 बयान सुर्खियों में हैं। इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया कि जनसंख्या असंतुलन नजर आ रहा है। जनसंख्या की जो दर है, प्रजनन दर है, वो गिरती जा रही है। और घटती जनसंख्या को लेकर मोहन भागवत का बयान सुर्खियों में है। अब मोहन भागवत के बयान पर सियासी संग्राम भी छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। मोहन भागवत ने कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कहा कि 2 से 3 ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। मोहन भागवत कई बार जनसंख्या को लेकर राय दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या असंतुलन बहुत नजर आ रहा है और जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है उसके तहत मौजूदा वक्त में जो हिंदू आबादी है उसकी दर लगातार घटती जा रही है। अब इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान के बाद विपक्ष के नेता, चाहे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हो या आरजेडी सांसद व प्रवक्ता मनोज झा, उन सब ने इस बयान को लेकर कटाक्ष किया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अगर ज्यादा बच्चे करें तो उनको रोजगार कैसे देंगे, उनको व्यवस्थाएं कैसे देंगे। जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे, चिंतेचा विषय आहे। याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारायला असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले। 2.1च्या खाली येतं का? आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नको। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की
की टिकलं पाहिजे की नाही, टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे. ते किती चांगलं आहे वाईट आहे हे मूल्यांकन. अब एक बच्चे की तरफ लोग बढ़ रहे हैं और तमाम परिवार से जो एक भी बच्चे की तरफ नहीं आकर्षित हो रहे, ये भारत की जो विश्लेषण या जो शोध आए हैं वो चिंता का विषय जरूर बने हैं. और इसमें जो मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम बंधु हैं, उनमें प्रजनन का जो दर है वो जो हिंदू प्रजनन दर है उससे काफ़ी ज़्यादा है. लेकिन जो 2.1 का जहाँ पर आया है तो इसमें मुस्लिम आबादी की दर भी पहले से कम हुई है और हिंदू की आबादी दर तो बहुत ही कम हुई है. जो 3.4 हुआ करती थी हिंदू प्रजनन दर की, वो आज 1.9 के आसपास पहुंच गई है. ये चिंता का विषय है कि भारत कहीं बूढ़ा देश ना बन जाए. उन्होंने हिंदू और मुसलमान का वर्गीकरण करके नहीं, उन्होंने भारत की जो व्यवस्था है, जो विकास है, उसके संदर्भ में मैं जो समझता हूँ, हमको लगता है कि वो उनकी चिंता का विषय रहा है. अब मोहन भागवत जी उन विधाओं में भी घुस रहे हैं जो विधाएं बिल्कुल अलग है. 2.1 जो NFR होता है उसकी वैज्ञानिक समझ होनी चाहिए. लेकिन क्या ही कहा जाए, विद्वान आदमी हैं, हर विषय पर ज्ञान रखते हैं, सांस्कृतिक संगठन के मुखिया हैं. कौन सी संस्कृति? थैंकफुली इसे उस पर एक्ट किया. तो आप तो हमको दिखा रहे हैं कि हम लोग रिसोर्सेज खा जाएंगे, वो खा जाएंगे. अब मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा करो, तो हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे? नहीं, औलाद पैदा करो स्कीम निकालेंगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है. TFR रेट हर कम्युनिटी का गिरा है. सबसे ज्यादा TFR रेट गिरा है रिलीजन वाइज मुसलमानों का, मगर अभी भी हिंदू समुदाय का TFR रेट वो मुसलमानों में फर्क है. अब मगर ये जो स्टेटमेंट आज बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं अगर वो सच है और आप सच ही बोलेंगे कि बच्चे पैदा करो, तो मोहन भागवत जी को बोलना चाहिए कि जैसा यहाँ पर लाडली बहना का स्कीम में कितना 1500 रुपए दे रहे ना, तो आप एक स्कीम निकाल लो कि जो इतने बच्चे पैदा करेंगे उसके अकाउंट में हम लोग 2000 डालेंगे, कितना डालेंगे, क्या डालेंगे. तो पक्ष और विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी भी आपने इस पूरे मुद्दे को लेकर सुन ली. लेकिन इसी बीच हमारे सहयोगी ताबिश कमाल ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम से खास बातचीत की है इसी विषय पर. देखिए एक्सक्लूसिव. राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम है. सर, मोहन भागवत जी ने कहा है कि देश की जनसंख्या बढ़नी चाहिए, बच्चे 3 ही अच्छे हैं. हालांकि इसको लेकर के अपोजिशन थोड़ा सा तंजिया बात कर रहा है. अपोजिशन ये कह रहा है कि हम शुरुआत से कहते थे और अब बच्चों पर मोहन भागवत का ये बयान आने से अपोजिशन को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया. आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष ने तो अपनी तुष्टीकरण वाली राजनीति करनी है. उन्होंने हमेशा संघ, बीजेपी, अन्य राष्ट्रवादी संगठनों का विरोध ही करना है, उस पर नहीं जाना चाहिए. लेकिन एक बात तो है, जब देश के अंदर अनेक लोग जनसंख्या जो संतुलन बनाना चाहिए उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनका एजेंडा देश में अपनी प्रतिभागिता को बढ़ाने का है, तो उस स्थिति में सभी को इच्छा होती है कि कहीं ना कहीं असंतुलन ना हो, वाद विवाद नहीं होना चाहिए. इसके कारण से एक बंटवारा हो चुका है पाकिस्तान का. पुनः बंटवारे की ओर देश नहीं जाए, तो मुझे लगता है कि सभी को बराबर सहभागिता के कारण, अगर संख्या ही उसका आधार है तो वो भी बराबर होना. लेकिन मोहन भागवत जी ने कहीं किसी धर्म को टारगेट नहीं किया, ना किसी का नाम लिया कि हिंदुओं की जनसंख्या बढ़े या मुसलमानों की. ने कहा जनसंख्या संतुलन होना आवश्यक है. हाँ, संतुलन का मतलब यही है ना जी, जो ज़्यादा है वो कम करें, जो कम है वो ज़्यादा करें. संतुलन का मतलब यही होता है. और संतुलन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो पृथ्वी के अनुपात में हमारी जनसंख्या जो अनुपात बढ़ रहा घट रहा है, उसमें भी सभी संतुलनों की आवश्यकता है. महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन भारत में भी उसी तरह का अत्याचार अल्पसंख्यकों के साथ किया जा रहा है. जब बांग्लादेश बना था, वहाँ पे भारतीय जो थे, हिंदू जो थे, जिनको माइनॉरिटी कहते हैं, वो 18% थे, आज 2% रह गए हैं. इस कारण से वहाँ अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, काटा जा रहा है. और देश में माइनॉरिटी के 3% है, आज 18% हो गए हिंदुस्तान के अंदर. जो लोग अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं वो माइनॉरिटी नहीं है,
माइनॉरिटी के नाम पर कहीं ना कहीं गलत नियति और अपने भावों को छुपाना चाहते हैं वो लोग। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश का उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान सक्षम है, हर चीज का जवाब देने के लिए सक्षम है, और ऐसे लोगों को कुचल दिया जाएगा। सर, ये पहली बार नहीं हुआ। मौलाना तौकीर रजा ने भी इस तरह का बयान दिया था कि देश के अंदर मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश में किया जा रहा है तो उसका बदला हिंदुस्तान के मुसलमानों से लिया जा रहा है। कौन कह रहा है अत्याचार किया जा रहा है? पाकिस्तान में कौन कर रहा है मुसलमानों पर अत्याचार? अफगानिस्तान में कौन कर रहा है मुसलमानों पर? तालिबानियों में कौन कर रहे हैं मुसलमानों पर अत्याचार? कोई अत्याचार नहीं, कहीं आपस में ही अत्याचार कर रहे हैं। आप अभी संभल का झगड़ा भी इनका मुसलमानों का आपसी झगड़ा ही है वो लोग। इसलिए अपने झगड़े पर दूसरे पे न लाद कर और अपना जो गुप्त एजेंडा है उसको कंप्लीट करने के लिए दाएं बाएं की बात ना करें। देश सारा कुछ जानता है। किसान आज बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, सुरक्षा कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली आना चाहते हैं। कई मांगे हैं किसानों की। देखिए, जब भी सत्र चलता है ऐसे लोग प्रभावी हो जाते हैं। ऑलरेडी जो बिल लेके आए थे वो वापसी कर लिए गए थे। उसके अलावा किसानों के सम्मान बढ़ाने के लिए सम्मान निधि भी दी जा रही है। जहाँ राज्य में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार, शासित सरकार है, वहाँ पर सम्मान निधि को बढ़ाया भी जा रहा है, खाद भी मिल रही है, हर चीज़ का जो उत्पाद है उनका बराबर मूल्य भी मिल रहा है। फिर किसका आंदोलन? मुझे लगता है कि एक परंपरा के अनुसार जब सत्र चलेगा तो आंदोलनकारी अपना आंदोलन करते ही हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सर्वांगीण विकास हो रहा है, प्रशिष्ट विकास हो रहा है, और हर व्यक्ति के आय भी बढ़ रही है, और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर भी निकालने का काम किया है। पहले किसानों से मिले थे, दोबारा खबर मिल रही है कि कुछ अपोजिशन के लीडर किसानों से मिल सकते हैं। जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध में है उससे इनका काम भी होता है मिलना। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है, इनका कोई होमवर्क नहीं है, बट ढूंढते हैं। जैसे गिद्ध ढूंढता है ना शिकार को, ऐसे ये लोग भी ढूंढते हैं कहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो, चलो वहां पे आगे झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। ये विघटनकारी तत्वों के साथ में टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना के रूप में काम कर रहे हैं। देश को जो भी उसके विकास में रुकावट डाल सकता है उनके साथ में ये लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। देश में खड़े हुए दिखाई देखते हैं या विदेश में जाते हैं तो वहां पे देश की बुराई करने का काम करते हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम का। आगे बढ़ रहे बात हिंदुस्तानियों में हिंदुओं की हो रही, खतरे की हो रही है, लेकिन यह आबादी घट रही है हिंदुस्तान में, लेकिन आबादी के साथ शोषण बर्बरता बांग्लादेश में भी हो रही है। बांग्लादेश की खबरें लगातार अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनी हुई हैं। किस तरह से वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े, जो हिंदू समुदाय से जुड़े, सनातन परंपरा से जुड़े हिंदू आबादी है, वहां पर लगातार निर्मम तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, क्रूर व्यवहार हो रहा है। इस्कॉन कंट्रोवर्सी पूरी दुनिया देख रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बांग्लादेश कर रहा है, बांग्लादेश की सरकार कर रही है, वहां का शासन प्रशासन व पुलिस कर रही है हिंदू समुदाय के साथ, सनातन लोगों के साथ, इस्कॉन संस्था से जुड़े लोगों के साथ, वो भी पूरी दुनिया देख रही है। और अब हिंदुओं को जान माल का खतरा बांग्लादेश में सता रहा है। हिंसा के खिलाफ इस्कॉन में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा किस तरह से बांग्लादेश में इस्कॉन टेंपल से जुड़े जो चिंतक हैं चिन्मय दास जी, उनको लेकर पूरा मामला सामने आया, जहां पर उन पर गलत आरोप लगा दिए बांग्लादेश की सरकार ने, वहां के प्रशासन ने, कि वो कट्टरपंथ को, कट्टरवादिता को बढ़ावा दे रहे हैं। जिसके बाद बांग्लादेश में जितना भी हिंदू समुदाय है, इस्कॉन में आस्था रखने वाले लोग हैं, सब सड़कों पर आए और उन्होंने सीधा सीधा बांग्लादेशी सरकार, वहां के प्रशासन पर हमला बोला। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। हालत इतनी खराब है कि डर के साए में बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू लोग हैं वो जीने को मजबूर हैं। और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्कॉन संस्था से जुड़े जो लोग हैं वो शांति की अपील कर रहे हैं। इस्कॉन संस्था के लोग सीधे सीधे वो अपील कर रहे हैं कि हिंदुओं के साथ ऐसी निर्ममता ना की जाए बांग्लादेश में। और बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धीर रामचंद्र जी। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ समय साझा करने के लिए। बांग्लादेश में जो कुछ सनातनियों के साथ हो रहा है, इस्कॉन में आस्था रखने वालों के साथ हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी सुर्खियां बन रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी उसकी निंदा कर रहा है। लेकिन आपसे पूछे, ये जो तमाम खबरें, तस्वीरें निकल कर आ रही हैं बांग्लादेश से,
इनको आप सर किस निगाह से देख रहे हैं, और बांग्लादेश की जो मनोदशा जिस दौराहे से इस वक्त बांग्लादेश गुजर रहा है उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या है कि देखिए, बांग्लादेश में वैसे भी हमने पाकिस्तान का सिचुएशन देखा, उसके बाद हमने जम्मू कश्मीर का भी सिचुएशन देखा। हिंदू हर जगह, ये बात इस्कॉन की ही नहीं, हर चीज को अगर अलग अलग पर्सपेक्टिव से, तो इस्कॉन एक्चुअली लीड कर रहा था उस चीज को। इस वजह से इस्कॉन को लपेटे में लिया गया है, क्योंकि वहां पे जो सनातनी हैं, जो हिंदू भाई लोग हैं, उनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, जिसके वजह से इस्कॉन के जो चिन्मय प्रभु थे, उन्होंने इस चीज को लीड लिया और उन्हें अपने काइंड ऑफ गिरफ्तारी देना पड़ा, जिसके वजह से वहां के जो अगर आप ग्राउंड लेवल पे न्यूज देखेंगे तो वहां का जो हिंदू समुदाय है वो बहुत आहत है इस बात। अब बड़ा सवाल यह है कि वहां पर जिस तरह से इस्कॉन संस्था का एक चेहरा थे, पर्याय थे चिन्मय प्रभु जी, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, उन पर जिस तरह के आरोप लगे, वहां के बांग्लादेश की सरकार ने कहा कि भाई जहां पर वो काम कर रहे हैं, जहां पर पुजारी थे, वहां पर कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा था, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सर, इन सबको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आरोप लगाने की तो आप कुछ भी आरोप किसी पे भी लगा सकते हैं, ये हर व्यक्ति का अपना एक फ्रीडम होता है कि आप आरोप किसी पे भी किसी तरह का आरोप लगा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप साबित कर दे उस चीज को। अगर आपके पास मेजोरिटी है, आप गवर्नमेंट में भी आपने सरकार बना रखी है, तो अगर सरकार जो भी चाहेगी उस चीज को वो प्रूव कर देगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, चूंकि ये पर्टिकुलर सिर्फ बांग्लादेश की ये एक संस्था नहीं थी इस्कॉन, ये पूरे वर्ल्ड वाइड पे काम करती है। अगर ये कट्टरपंथ को अगर बढ़ावा देती या कुछ ऐसा सिचुएशन अगर क्रिएट होता, तो बाकी कंट्री भी इस पे बहुत तगड़ी एक्शन लेती। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि रसिया, बाकी देखेंगे मोर देन 150 कंट्री में इस्कॉन का ऑलरेडी सेंटर्स हैं। तो आज तक ऐसी बात कहीं भी नहीं आई। अगर इस्कॉन को ही अगर मुद्दा बनाया जाता, तो बाकी सनातनी हिंदू हैं वहां पे, उनको क्यों मुद्दा उठाया जा रहा है, उनको क्यों इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है? अगर सिर्फ इस्कॉन ही एक बड़ी मुद्दा होती, तो इस्कॉन को एक मोहरा समझिए ऐसा बना के इसको टारगेट किया जा रहा है। ठीक, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि बांग्लादेश में जब से नई सरकार आई है, शेख हसीना सरकार चली गई, उसके बाद हमने देखा कि वहां के संविधान में बदलाव हुआ, सेकुलर शब्द वहां से कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया, तो इस बात का इशारा मिल गया था कि बांग्लादेश में क्या कुछ होने जा रहा है। अब वहां पर जो हिंदू समुदाय के जुड़े हुए लोग हैं, जिस तरह से जिस स्थितियों से गुजर रही हैं, क्या लगता है आपको कितनी लंबी लड़ाई, कितना लंबा संघर्ष उनको करना पड़ेगा? सर, ये सर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वेरी करता ही है। हमारे जो जनमानस का जो जीवन होता है, उनका जीवन शैली होता है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। तो जो शेख हसीना सरकार थी और जो अभी यूनिस की सरकार है, तो डेफिनेटली हर व्यक्ति का, जो हर पार्टी का होता है, उसका अपना जो फिलॉसफी होती है, आइडियोलॉजी होती है, वो टोटली डिफरेंट होता है। तो इन सरकार का हो सकता है कि मुस्लिम के प्रति जो सेकुलरिज्म जो आपने शब्द बोला है, मैं उतना पॉलिटिकल चीजें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता और नहीं इन्वॉल्व होते हैं हम लोग, लेकिन कुछ चीजें पता चल ही जाती है। तो जो सेकुलर शब्द का आपने इस्तेमाल किया है, जो शेख हसीना थी इसको ऑब्वियसली सपोर्ट करती थी, जिसकी वजह से हिंदू और बाकी जो वहाँ के समुदाय थे, क्रिश्चियन और लाइक बौद्ध एंड हमारे जो भी जो सनातन धर्म से निकले हुए जैन हैं, तो ये सब बहुत सेफ फील कर रहे थे। बट जो यूनिस का है, यूनिस का आई डोंट नो उनका क्या आइडियोलॉजी है कि सिर्फ मुस्लिम को ही सपोर्ट करना है, बाकी जो संप्रदाय हैं, जो जो धर्म है, उनको यहाँ से हटा फेंको। तो इस वजह से ऑब्वियसली जो यूनुस है, वो उनका आइडियोलॉजी पता नहीं वो उनका क्या सोच है। बट हर इंसान अपने स्तर पर धीरे-धीरे ही सही, बहुत फर्क पड़ रहा है। लेकिन हर इंसान अपने स्तर पर ही सही धीरे-धीरे सपोर्ट कर रहा है उन तमाम सनातन प्रेमियों को, हिंदुओं को, जो बांग्लादेश में इस वक्त बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल सर निकल कर आए जहां पर लोगों ने पर्सनल इनिशिएटिव लिए। हमने देखा चाहे मणिपुर हो या मेघालय हो या फिर वेस्ट बंगाल हो, वहां पर ट्रीटमेंट तक से मना कर दिया गया कि जो बांग्लादेश से लोग आएंगे हम उनका ट्रीटमेंट तक नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग जो हिंदू कम्युनिटी है उनके राइट्स को सेव नहीं कर पा रहे, उनको सेफ फील नहीं करा पा रहे हो। ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स को आप सर किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो इनिशिएटिव बाकी कंट्री से वर्ल्ड अगर प्रेशर उनके ऊपर आएगा तो डेफिनेटली वो चीजें चेंजेस तो उनके अंदर आएगी, क्योंकि जो आजकल की
आजकल का जो सिचुएशन है हर कंट्री के लिए अपने इंडिपेंडेंस, जैसे कि हमारे मोदी साहब ने कहा है कि निर्भर देश होनी चाहिए, तो आत्मनिर्भरता तभी आती है जब आप बाकी कंट्रियों से लेन देन आप बंद कर देते हैं। तो ऑब्वियसली बांग्लादेश के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर है चीजों को लेके कि बाकी कंट्री पे डिपेंडेंट है। तो अगर बाकी कंट्री के लोग, अगर वहाँ के लोकल भी अगर इस चीज को मुद्दा उठाएंगे तो डेफिनेटली वो तो फर्क पड़ेगा ही। लेकिन एक होता है सपोर्ट करना, समर्थन करना, एक होता है समर्थन के साथ साथ कार्य भी करना। तो उसके ऊपर अगर एक्शन लेती है भारत सरकार या बाकी वर्ल्ड के कोई भी कंट्री अगर उस पर एक्शन लेती है, डेफिनेटली इस चीज का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए और इस ज्वलंत विषय पर अपनी राय रखने के लिए। इसी के साथ हमारे आज के न्यूज़@1 में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा।